नमस्कार। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, कक्षा 8 का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। उसको छोटा सा सारांश मैं एक बार और बताना चाहूँगी अंत में, वो पिछले उसमें थोड़ा सा अधूरा रह गया था। लेखक ने कहा कि ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया, पर बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात जैसी चीज़ मिलती है। अगर केवल उन्हीं घटनाओं का हम हिसाब रखें जिसमें हमने सिर्फ धोखा खाया है तो हमारा जीवन बड़ा कष्टकर हो जाएगा। ऐसी घटनाएं भी तो हमारे जीवन में कम नहीं आती जहां लोग बेवजह हमारी सहायता करते हैं, हमारे निराश मन को हिम्मत बंधाते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना में गीत में भगवान से एक प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, संसार में चाहे मुझे केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो भी हे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं तुझ पर संदेह न करूं। मतलब ये कहना चाहते हैं लेखक कि ऐसी कृपा मुझ पे बनाए रखना, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि शायद इतना बुरा मेरे साथ कभी मत करना कि मुझे यही संदेह होने लगे कि ईश्वर का अस्तित्व है भी या नहीं। वो कह रहे ठीक है कि मनुष्य की बनाई हुई चीज़ें गलत नतीजे पे पहुंच रही हैं और इन्हें बदला जाना चाहिए और बदला भी जा रहा है, लेकिन हम ये मान लें कि सच्चाई ईमानदारी पूरी तरह विलुप्त हो गई है, ये तो हमें मानने को तैयार नहीं। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना है, रहेगी। हे मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि कवि अब भी लेखक पूरी तरह आशावादी है इस बात को लेकर कि महान भारतवर्ष की संभावना बनी हुई है। आगे चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर पे। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वे निराश नहीं हैं। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? ये सच है कि लेखक ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने लोगों से धोखा खाया है, पर वो निराश नहीं है। मेरे विचार से इसके कुछ एक कारण हो सकते हैं। एक, पहले तो वो ठगी और धोखेबाजी वाली घटनाओं का, जिसमें उसने धोखा खाया है, उन घटनाओं का हिसाब बहुत कम रखता है। नंबर 2, लेखक प्रत्येक परिस्थिति में आशावादी बना हुआ है। वो हमें भी यही संदेश देना चाहता है कि चाहे ऊपर से परिस्थिति कैसी भी क्यों ना दिख रही हो, तुम्हें अपना आशावाद, तुम्हें अपनी आशा को नहीं छोड़ना है, आशा का त्याग नहीं करना है। तीसरा, छल कपट जैसी घटनाएं जरूर होती हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, लेकिन किसी ने इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया हो, ऐसी घटनाएं बहुत कम सुनने में आती हैं, तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चौथी बात ये भी है कि ऐसे जीवन में हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद की है। चाहे आप किसी छोटी सी समस्या में थे या आप किसी बड़ी बुरी परिस्थिति में थे, लेकिन आपके पास ऐसे बहुत सी घटनाएं होंगी जिसमें लोगों ने आपकी बिना कारण, बिना स्वार्थ के मदद की है। तो इसके लिए भी आपको आभारी रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें आपकी है वो यह है कि आशावादी दृष्टिकोण रखना बहुत आवश्यक है, वरना हमारा खुद का ही जीवन दुष्कर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन पर आपने ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी सुनी होंगी जिसमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार और लेख एकत्रित करें या कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। तो आप 2 समाचार पत्रों से भी ले सकते हैं, आप इधर उधर के जो आपके आसपास की घटनाएं हैं उससे भी ले सकते हैं। मेरे जीवन में 1-2 व्यक्ति हैं जिनका जिक्र मैं कर सकती हूँ। जैसे हमारी अपनी ही सोसाइटी में रहने वाले एक अनुज शर्मा नाम के व्यक्ति हैं, जो सांझी रोटी नाम का एक बहुत बड़ा मिशन है वो चलाते हैं। और वो क्या करते हैं, हर सोसाइटी से उन्होंने वहाँ डब्बे, बॉक्सेस रखे होते हैं, डब्बे रखे होते हैं बड़े बड़े, और उनकी बहुत सारी एक बड़ी टीम है, उनके साथ बहुत सारा समूह है जिसमें कि वृद्ध लोग भी हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी हैं। तो ये सब लोग क्या करते हैं, हर सोसाइटी के बाहर उन्होंने बड़े बड़े बॉक्स रखे हुए हैं, डब्बे रखे हुए हैं, उनमें ये सभी लोग अपना विशेषकर रविवार के दिन सब लोग चाहे ब्रेड, चाहे रोटी, चाहे मक्खन, जो जिसकी जैसी श्रद्धा हो वो उसमें रख देते हैं। वस्त्र भी, किताबें भी,
स्टेशनरी की आइटम भी, और वो सब रविवार को उनका पूरी टीम जगह जगह से पहले उन्हें एकत्रित करती है और फिर जहाँ ज़रूरतमंद लोग रहते हैं उनको जाकर उसका वितरण करती है। तो ये एक बहुत ही नेक काम ये टीम कर रही है। एक और है मेरी मित्र हैं, वो है, उनका नाम है श्रीमती मीना गंधर्व, और वो क्या कर रही है, वो एक एनजीओ चला रही हैं और वो जो गरीब बच्चे हैं 2 बजे उन बच्चों की क्लास लेती हैं, जो जिसके लिए वो बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं लेती, और इस तरीके से वो अपने एनजीओ को में जो बच्चे आते हैं उसमें उन बच्चों को पढ़ाकर एक बहुत ही नेक काम कर रही है। भले ही ये बहुत बड़े बड़े समाचार पत्रों की खबर है या नहीं, लेकिन समाज इन्हीं छोटे छोटे कार्यों से को अच्छे नेक कार्यों की वजह से ही हमारे समाज में बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए, या किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई और ईमानदारी के कार्य किया हो। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। मेरे खुद के जो व्यक्तिगत मेरे साथ जो एक घटना हुई मैं उसका जिक्र करना चाहूँगी। एक बार की बात है, पिछले साल की ही बात है बल्कि ये, मैं बाहर गई, ऑस्ट्रेलिया गई थी अपनी बेटी से उसकी पढ़ाई के लिए। उसके जो परीक्षा थी उसके समय पर मैं उसकी मदद करने के लिए गई थी। तो हुआ क्या बच्चों की बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा और हमें कोई भी टैक्सी मिली नहीं। हमने एक उबर वाले को बुलाया और वो था एक पाकिस्तानी जिसका नाम था आरिफ। उसने हमें बातों बातों में बताया कि शायद आपको हिंदी आती है, और हम लोग वहाँ उसके साथ जो भी हमारा गंतव्य स्थल था वहाँ तक गए। जब उसे पता चला कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो उसने ना केवल हमसे पैसे लेने से इनकार कर दिया, बल्कि जहाँ पर उसने हमें छोड़ा था हमें नहीं पता था कि वहाँ पर बस की सर्विस उतनी अच्छी नहीं है। उस लड़के ने शाम के 5 साढ़े 5 बजे आकर दोबारा से हमें वहाँ से लिया और हॉस्टल तक छोड़ के आया। और इस बात ने, इस घटना ने सचमुच मेरी पाकिस्तानी लोगों के प्रति राय बदल दी। क्योंकि जैसे आप सोचते हैं ऐसे हमने तो अपना सोचा हुआ है ना कि 2 देश हैं और जैसे हम लोग बड़े दुश्मन देश हो, ऐसा नहीं है। जितने भी कि ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग एक जैसे हैं। उन लोगों को देखकर जब हम कहीं बाहर मिलते हैं किसी पाकिस्तानी से या किसी और देश के वासी से, आप देखिए एक व्यक्ति ने उस देश के प्रति मेरी सोच को पूरी तरीके से बदल दिया। आज की डेट में, आज मतलब मुझे 1.5 साल 2 साल हो जाएंगे, आज की तिथि में मुझे उसका नाम तक याद है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे साथ कोई अच्छी घटना होती है, और उसका जिक्र मैं अपनी कक्षा में करती हूँ, अपने विद्यार्थियों से करती हूँ, तो आपका भी जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होता है। लेकिन यही घटना अगर कुछ लूटपाट की होती, मैं आपको बताती, तो क्या होता, आपके मन में एक डर, एक भय, एक संदेह की भावना जन्म लेती। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं आपके साथ भी हुई होंगी, तो आप उनमें से अपने साथ हुई किसी घटना का जिक्र इसमें करेंगे। अगला देखते हैं, पर्दाफाश। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना, मैंने आपको तब भी कहा था कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हमारा उद्देश्य किसी के दोषों का पर्दाफाश करते हुए सिर्फ उसकी आलोचना करना है। उसकी पर्दाफाश करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम उसको सुधारें। हमारा उद्देश्य क्या है? सिर्फ उसकी आलोचना करते हुए उसका मजाक बनाना है, उसका उपहास बनाना है। कोई भला उद्देश्य हमारा नहीं है, या हम किसी संस्था का, किसी व्यक्ति का, वस्तु का बुराई करके हम सिर्फ बुरी चीज को सामने ला रहे हैं। केवल बदला लेने की भावना से यदि हम सामने लाते हैं तो ये जो दोषों का पर्दाफाश करना है, ये सबसे ज्यादा बुरा रूप ले सकता है। जैसे आजकल आप देखते हैं मीडिया में भी बहुत होता है कि वो अपने चैनल की प्रसिद्धि के लिए दूसरे के लिए बहुत गिरा गिरा के बात करते हैं, ये गलत है।
लेकिन अगर आप दूसरे को सुधारने के लिए ये बात कर रहे हैं तो ये दोषों का पर्दाफाश करना अच्छा रूप ले लेता है। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए। जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि ऐसा बहुत सारा होता है कि समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस तरीके के कार्यक्रम की सार्थकता ये होती है कि आप बहुत सतर्क हो जाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कभी किसी मुसीबत में पड़ जाएं। लेकिन हो क्या रहा है कि कभी कभी क्या होता है, लोग मसाला जिसे कहते हैं ना कि एक खबर को उसको इतना उसकी बुरे रूप में दिखाया जाता है, बार बार दिखाया जाता है क्योंकि आदमी का स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है कि वो गलत चीज़ देखना चाहता है। उसका गलत चीज़ों में को ज़्यादा रुचि से देखता है और अच्छी भली चीज़ों को बुरे उतने अच्छी तरीके से नहीं आत्मसात करता। तो वो कह रहा है कि जन कल्याण की भावना अगर नहीं छिपी हुई तो मीडिया का क्या काम है कि वो ईमानदारी से चीज़ों को पेश करे। इसके पीछे स्वार्थ और धन कमाने की प्रवृत्ति केवल नहीं होनी चाहिए। चैनलों को क्या चाहिए कि वो कार्यक्रम को बड़ी ईमानदारी से दिखाएं। आगे चलें। कारण बताइए, संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते थे, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्यायवाची समझा जाने लगा। परिणाम क्या होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ गया तो इसका परिणाम क्या होगा कि चोरी और झूठ का बोलबाला होगा, लोगों का सच्चाई में आस्था नहीं रहेगी। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, ईमानदारी लुप्त होने लगेगी और भ्रष्टाचार बढ़ने लगेगा। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम। अगर ऐसा हुआ तो परिणाम क्या होगा कि लोग क्या करेंगे, एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं करेंगे। सच्चे व्यक्ति का पे विश्वास करना कठिन हो जाएगा और सच्चे लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। दो लेखक और बस यात्रा। बस यात्रा के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो कौन कौन सी बातें बताते, ये कल्पना के आधार पर आप लोग स्वयं करेंगे। बस एक ये मुझे प्रश्न लगता है आपको करा दिया जाए। क्या लेखक का शीर्षक है, इस लेख का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, क्यों रखा होगा, क्या इससे भी बेहतर शीर्षक का सुझा सकते हैं। कह रहा क्या निराश हुआ जाए इसलिए रखा होगा क्योंकि आजकल समाचार पत्रों की ऐसी ऐसी घटनाएं जहां भ्रष्टाचार, जहां ठगी, इन सब घटनाओं को बार बार पढ़कर चैनल पे भी, टीवी चैनल पे भी हम बार बार यही सब देखकर क्या होता है, माहौल ऐसा बन गया कि लगता है कि कोई भला व्यक्ति रह ही नहीं गया। केवल जो ठगी, जो बेईमानी से चल रहे हैं वो फल फूल रहे हैं, जो ईमानदार व्यक्ति हैं वो उनके हिस्से में क्या पड़ा है, उनको मूर्ख समझा जाने लगा है। तो वो कह रहा है तो इसलिए लेखक ने यह शीर्षक रखा कि क्या ऐसी परिस्थिति में निराश हुआ जाए, तो बहुत अच्छा शीर्षक रखा। लेकिन हम और क्या शीर्षक रख सकते हैं कि आशावादी बनो, आशा का नया सवेरा। ठीक है, खाली नया सवेरा। और भी कोई शीर्षक आप लोग सुझा सकते हैं। एक और कर लेते हैं इसका, महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो कह रहे हाँ, महान मनीषियों के सपनों का भारत कैसा था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में नहीं लड़ रहे थे। आज क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ही संप्रदाय को, कभी हम हिंदुओं को ही एक ही संप्रदाय को ले लेते हैं और कभी हम किसी मुस्लिम को, कभी सिख को। ये क्या हो रहा है ये। तो ये कह रहा है जो महान मनीषी थे उसने ऐसा नहीं सोचा था, उसने सोचा था सबके भीतर, सबके बीच में सौहार्द होगा, भाईचारा होगा, प्रेम से रहेंगे। भारत मानव महासमुद्र होगा जिसमें सब जाति, धर्म, लोग, कोई भाषा होगी, बहुभाषी होगा, लेकिन सब प्रेम से रहेंगे, इज्जत से रहेंगे, मान सम्मान से रहेंगे। तो कह रहा है हमारे महान मनीषी मतलब जो बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी इत्यादि, रविंद्रनाथ टैगोर, इन सब के सपनों का भारत है और रहेगा। हाँ रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो हमें यही बताना है। वो कह रहा है आपके सपनों का, अगला प्रश्न है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। बिल्कुल मेरे जो सपनों का भारत हो, कैसा हो, जहाँ पे सब जो भारतवासी हों आपस में प्रेम करते हों, निरोगी हों, ईमानदार हों, जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर बात करने वाले हों, आपस में सांप्रदायिकता के नाम पर लड़ाई झगड़े ना करें, देश मेरा आत्मनिर्भर हो और हम लोग जातिवादी की बात ना करके जो हम सब नए तकनीक की बात करें, नई टेक्नोलॉजी की बात करें, आगे बढ़ें।
जैसे सिंगापुर, जैसे जापान, ये सब देश आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग अभी धर्म की लकीर पीटते पीटते यहीं पर रह गए हैं, तो ये आगे बढ़े। तो इस प्रकार से ये पाठ पूर्ण हुआ। नमस्कार।